प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों को ग्राफीय विधि द्वारा हल किया था। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल करने की बीजगणितीय विधियों के बारे में जानेंगे तथा कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 1 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल भी करेंगे। तो सबसे पहले एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां, जिसमें पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी विधि है विलोपन विधि अर्थात एलिमिनेशन मेथड, तीसरी विधि है वज्रगुणन विधि अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं, जिसमें पूछा गया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जिसमें पहला भाग है x जमा वाई बराबर है 14, x नफी y बराबर है 4। तो इसमें यहाँ पर 6 भाग दिए गए हैं। इन सभी को हम प्रतिस्थापन विधि के प्रयोग द्वारा हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले भाग को हल करते हैं। x जमा वाई बराबर है 14, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। दूसरा समीकरण है x नफी y बराबर है 4, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 को हल करते हैं। समीकरण नंबर 1 से हम देखते हैं कि y बराबर है 14 नफी x होगा, क्योंकि x को अगर हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो 14 में से माइनस होगा। y के साथ लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो रहा था, बाएं पक्ष में जमा हो रहा था। अगर इसको हम दाएं पक्ष में ले जाते हैं तो 14 में से घट जाएगा, 14 माइनस x। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब ये जो y का मान हमने समीकरण नंबर 1 से प्राप्त किया, इसको हम समीकरण नंबर 2 में y बराबर है 14 नफी x प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित करने पर हम प्राप्त करते हैं समीकरण नंबर 2 से x नफी y के स्थान पर 14 नफी x। इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि x समीकरण नंबर 2 था, x नफी y बराबर है 4, तो y के स्थान पर हमने यहाँ कितना रखा, 14 नफी x। तो इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं x नफी 14 नफी x ब्रैकेट के अंदर बराबर है 4। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बन जाएगा x नफी 14 और इधर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस x, क्योंकि इस माइनस की ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को गुना होगी। तो ये बन जाएगा x नफी 14 जमा x बराबर है 4। अब लाइक टर्म्स को हम एक पक्ष में रखते हैं। x और x लाइक टर्म्स हैं। x प्लस x इक्वल टू 4 प्लस 14, माइनस 14 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो वहाँ 4 के साथ प्लस होगा, 4 प्लस 14, तो x प्लस x हो गए 2x इक्वल टू 18। अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है, 2 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, 2x को गुणा कर रहा था, दूसरे पक्ष में जाके भाग करेगा 18 को, तो x बराबर है 18/2, काट के आ जाएगा 2 एकम 2, 2 नया 18, मतलब x बन गया 9 के बराबर। x का मान आ जाता है 9। तो x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर हम वहाँ से y का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो x का मान अगर हम समीकरण नंबर 3 में रखते हैं 9, तो समीकरण नंबर 3 से y आ जाएगा 14 नफी x की जगह 9, समीकरण नंबर 3 में। तो ये 14 नफी 9 जो कि किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर। इसका मतलब y बराबर है 5, अतः x बराबर है 9 तथा y बराबर है 5 दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है। तो यहाँ हम क्या करते हैं इस विधि में कि समीकरण नंबर 1 से x या y का मान हम ज्ञात करते हैं, फिर उस मान को हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, या समीकरण नंबर 2 से हम x या y का मान ज्ञात करेंगे और उस मान को समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। इस प्रकार हम x और y की वैल्यूज ज्ञात कर लेते हैं। तो ये जो x का मान यहाँ पर 9 आया है और y 5 आया है, ये मान जो है इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल है, मतलब x बराबर है 9 और y बराबर है 5,
दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। क्योंकि समीकरण नंबर 1 में अगर x के स्थान पर 9 रखते हैं और y के स्थान पर 5 रखते हैं तो 9 जमा 5 14 के बराबर हुआ। इसी प्रकार 9 नफी 5 बराबर है 4। तो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने वाला ये जो वैल्यूज हैं x और y की, यही इस रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अब इसका दूसरा भाग है जिसमें पूछा गया है कि दिए गए रैखिक समीकरण s नफी t बराबर है 3, समीकरण नंबर 1 है, और दूसरा है s बटा 3 जमा t बटा 2 बराबर है 6। तो इनको हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो यहाँ से हम s या t का मान समीकरण नंबर 1 और 2 से ज्ञात करते हैं। तो 1 से अगर ज्ञात करते हैं समीकरण नंबर 1 से s का मान तो इजी रहेगा, क्योंकि s बराबर है 3 जमा t हो जाएगा समीकरण नंबर 1 से। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3, क्योंकि t को हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो s के साथ है माइनस हो रहा था, t दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो 3 के साथ प्लस होगा, 3 जमा t बन जाएगा। s बराबर है 3 जमा t। तो इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। जो मान हमने s का समीकरण नंबर 1 से प्राप्त किया है उस मान को हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो s बराबर है 3 जमा t, समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर बन जाएगा s के स्थान पर 3 जमा t, इधर s बटा 3 था, जमा t बटा 2 बराबर है 6। तो s के स्थान पर हमने कितना रख दिया, 3 जमा t। यहाँ पर 3 जमा t बटा 3 जमा t बटा 2, बाकी t बटा 2 वैसे ही रहेगा, इसमें बराबर है 6। लेकिन केवल हमने यहाँ क्या किया है, s के स्थान पर 3 जमा t प्रतिस्थापित कर दिया है। तो यहाँ से जब हम 3 जमा t बटा 3 जमा t बटा 2 बराबर है 6 आ गया। इसको जब हम हल करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, यहाँ 3 और 2 का एलसीएम आ जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6। फिर हम क्या करते हैं, 3 से इस एलसीएम को भाग करते हैं, 2 प्राप्त होता है, उस 2 की गुणा ऊपर अंश में कर देते हैं 3 जमा टी को, 2 इंटू 3 प्लस टी, प्लस यहाँ 2 से 6 को भाग करते हैं, एलसीएम को भाग करते हैं तो 3 प्राप्त होता है, उस 3 की गुणा ऊपर टी को कर देते हैं 3t। तो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 6 आ जाता है। तो ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों भिन्नों के हमने हर बराबर बनाने होते हैं, तभी 2 भिन्नों को हम जोड़ पाते हैं। तो एलसीएम हमने 6 लिया, उसी के बराबर दोनों के हर बनाए। अगर यहाँ पर 6 बनाते हैं, 2 से गुणा हुई, 3 दूने 6, तो ऊपर भी 2 से ही गुणा होगी। यहाँ 6 बनाया 2 के स्थान पर तो 3 से गुणा होगी, 2 तियाँ 6, ऊपर अंश में भी 3 से गुणा करना पड़ेगी हमें। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये बनता है 2 इंटू 3 प्लस टी, तो 2 इंटू 3 बन गया 6, प्लस 2 इंटू टी बन जाता है 2t प्लस 3t, वैसे ही डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 6। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ 6 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। अगर 6 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं 6 प्लस 2t प्लस 3t, जो कि कितना हो जाता है, 6 प्लस 5t बन जाता है। 6 प्लस 5t अपॉन 6 इक्वल टू 6, ये बन गया। अब हम इसको हल करेंगे तो 6 प्लस 5t किसके बराबर हो जाएगा, 6 इंटू 6, क्योंकि 6 यहाँ डिवाइड कर रहा था, दूसरे पक्ष में जाके 6 को गुणा करेगा। तो 6 प्लस 5t इक्वल टू 36, 5t इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, बराबर है 36 नफी 6, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा था 6 5t के साथ, दूसरे पक्ष में जाके माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। 5t बराबर है 36 नफी 6 बन जाता है 30। अब t का मान हमने ज्ञात करना है, तो t आ जाता है, 5 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो यहाँ गुणा कर रहा था, वहाँ जाके भाग करेगा, या इस तरह हम समझ सकते हैं कि दोनों पक्षों में हमने 5 से भाग कर दिया। इधर 5t अगर 30 के बराबर है तो यहाँ 5 से भाग कर देंगे, यहाँ भी 5 से भाग कर देंगे, तो t की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाती है 6। t बराबर है 6, दोनों पक्षों में हमने 5 से भाग कर दिया, तो
तो t का मान यहाँ हमारे पास 6 प्राप्त हो गया। लेकिन अभी हमें s का मान भी ज्ञात करना है। तो s का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस t की वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। समीकरण नंबर 3 में t बराबर 6 रख देते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि s बराबर है 3 जमा 6, क्योंकि t की वैल्यू 6 आई है तो इसलिए s का मान 3 जमा t था, तो t के स्थान पर हमने 6 रखा तो s आ गया 3 जमा 6 9 के बराबर। इसलिए s बराबर है 9, t बराबर है 6 दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों का हल है, अद्वितीय हल है एक। तीसरा भाग है, दिए गए रैखिक समीकरण है 3x नफी y बराबर है 3 समीकरण नंबर 1 और दूसरा 9x नफी 3y बराबर है 9 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 से ले लो या x से x या y की वैल्यू हमने ज्ञात करनी है। समीकरण नंबर 1 से 3x नफी 3 बराबर है y। तो इसमें हम देखते हैं समीकरण नंबर 2 में ये जो y हमने प्राप्त किया समीकरण नंबर 1 से, y बराबर है 3x नफी, या इसको लिखते हैं y बराबर है 3x नफी 3। इस वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 से प्राप्त किया, समीकरण नंबर 2 में इस वैल्यू को प्रतिस्थापित कर देते हैं। अगर y की वैल्यू हमने समीकरण नंबर 1 से प्राप्त की तो प्रतिस्थापित कहाँ करेंगे, 2 में। अगर 2 से प्राप्त की है तो समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित की जाएगी। यहाँ हम y का मान 3x नफी 3 जो कि हमने समीकरण नंबर 1 से प्राप्त किया, इसको प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण नंबर 2 में। अब समीकरण नंबर 2 है 9x नफी 3y बराबर है 9, तो यहाँ y के स्थान पर हम 3x नफी 3 रखेंगे, 3x नफी 3, बाकी 9x नफी 3 गुणा 3x नफी 3 बराबर है 9। यहाँ समीकरण नंबर 2 में हमने y की जगह 3x नफी 3 रख दिया इस y के स्थान पर। तो ये आ गया 9x नफी, जब हम इसकी गुणा करेंगे नफी 3 की 3x नफी 3 से ब्रैकेट के अंदर, तो नफी 3 दोनों को गुणा करेगा, नफी 3 गुणा 3x, ये बन जाएगा नफी 9x, नफी 3 गुणा नफी 3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तियां 9, तो ये बन जाता है 9x नफी 9x जमा 9 बराबर है 9, दूसरे पक्ष में 9 है। तो यहाँ हम देखते हैं 9x से 9x कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचेगा 9 बराबर है 9, जो कि सत्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे, क्योंकि x के भिन्न भिन्न मानों के लिए यहाँ पर y के भिन्न भिन्न मान होंगे। यहाँ x और y का कोई अद्वितीय हल नहीं आ रहा है, जैसे कि पिछले प्रश्नों में हमने, पिछले जो इसके भाग थे उनमें x और y की एक वैल्यू आती थी, x की एक वैल्यू, y की एक, जो इस रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता था। लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा कुछ भी, इसमें 9 बराबर है 9 के बराबर आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि x और x के भिन्न भिन्न मानों के लिए y के भिन्न भिन्न मान होंगे, अतः रैखिक युग्म के अनंत हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब इसका चौथा भाग है, दिए गए रैखिक समीकरण हैं 0.2x जमा 0.3y बराबर है 1.3, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2x जमा 3y बराबर है 13। ये कैसे, 10 से गुणा की हमने, 10 से गुणा करने पर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2x जमा 3y बराबर है 13। जब 10 से गुणा करते हैं तो 0.2 गुणा 10 हो जाता है 2, 0.3 गुणा 10 ये हो जाता है 3। तो यहाँ पर 0.3 को 10 से गुणा कर दी, 1.3 को भी 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तभी बराबर रहेंगे। तो 10 से गुणा कर दी हमने समीकरण नंबर 1 में भी 2 में भी, तो बन जाता है 2x जमा 3y बराबर है 13, 4x जमा 5y बराबर है 23 समीकरण नंबर 2 की जगह। समीकरण नंबर 2 था 0.4x जमा 0.5y बराबर है 2.3। तो हम समीकरण नंबर 1 से देखते हैं कि 3y बराबर है, किसके बराबर आ जाएगा, 13 नफी 2x, क्योंकि 2x को जब हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो वहाँ माइनस होगा। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 13 नफी 2x पूरे का बटा 3, तो ये है y की वैल्यू। इस मान को हम अगर प्रतिस्थापित कर देते हैं समीकरण नंबर 2 में,
क्योंकि ये हमने y का मान समीकरण नंबर 1 से प्राप्त किया है, प्रतिस्थापित कहाँ करेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 में y बराबर है 13 नफी 2x बटा 3 प्रतिस्थापित करने पर ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2 ये है 4x जमा 5 y बराबर है 23। तो 4x जमा 5 y के स्थान पर इस वैल्यू को रखा जा रहा है जो कि हमने समीकरण नंबर 1 से प्राप्त की है। y बराबर है इस, तो 5y था, y के स्थान पर इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, बराबर है 23। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4x जमा 5 की गुणा कर देते हैं 13 नफी 2x बटा 3 को पूरे को गुणा करेंगे तो अंश की अंश से गुणा होती है। 5 गुणा 13 65 नफी प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 5 गुणे 10 नफी 10x बटा 3 वैसे ही रहेगा क्योंकि गुणा कर रहे हैं हम अंश की अंश से। 5 बटा 1 है 1 की 3 से, हर जो है इसका 5 में 5 का हर 5 बटा 1 लिखा जा सकता है जिसमें अंश 5 है और हर 1 है। तो हर 1 की गुणा 3 से होगी, अंश 5 की गुणा 13 नफी 2x से होगी, बराबर है 23। जब इसको हम हल करेंगे तो यह आ जाता है हमारे पास 12x जमा 65 नफी 10x बटा 3 बराबर है 23। कैसे, अब इसमें हम समीकरण को लिख लेते हैं। ये है 4x जमा 65 नफी 10x बटा 3, 65 नफी 10x बटा 3 को इसमें जोड़ना है 4x में, तो 23 प्राप्त होगा। तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ तो इसका हर 1 है, हम दोनों का हर बराबर बनाते हैं 3 के बराबर। तो 3 के बराबर बनाना है हर, यहाँ पहले से ही 3 है, 3 के बराबर जो इन दोनों का एलसीएम है 3 और 1 का, तभी हम इन भिन्नों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगी, 3 एकम 3, और यहाँ 1 से गुणा होगी, तो यहाँ 3 से गुणा होगी, 4 गुणा 3 ये बन जाएगा 12x। लेकिन दूसरी टर्म में क्योंकि हर पहले से 3 है तो 1 से ही गुणा होगी, 3 एकम 3, तो यहाँ 65 नफी 10x ही रहेगा, 65 नफी 10x बराबर है 23। तो ये आ जाएगा। तो यही हमने इस प्रकार इसको हल किया। तो आगे हम प्राप्त करते हैं 12x जमा 65 नफी 10x पूरे का बटा 3 बराबर है 23। जब इसको हम हल करते हैं दोबारा तो 23 को 3 गुणा करेगा, जब 3 को हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, 3 यहाँ भाग कर रहा था, 12x जमा 65 नफी 10x को भाग कर रहा था। अब यहाँ जाके दूसरे पक्ष में जाके क्या करेगा, इसको गुणा करेगा, 23 को गुणा करेगा, तो 2x जमा 65, क्योंकि 12x नफी 10x जो है यहाँ पर हो जाता है 2x, 12x नफी 10x ये हो गया 2x के बराबर, जमा 65 वैसे ही, और 3 को यहाँ ले गए दूसरे पक्ष में, भाग कर रहा था, यहाँ गुणा करेगा, तो बन जाएगा 2x बराबर है 23 तियाँ हो गया 69, और 65 को भी दूसरे पक्ष में ले गए, यहाँ प्लस हो रहा था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर है 4 बन गया। अब हमने x का मान ज्ञात करना है, तो 2 को भी यहाँ से हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, तो 2 दूसरे पक्ष में जाके भाग करेगा, या इस तरह से समझ सकते हैं कि दोनों पक्षों में हम 2 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ 2x बटा 2 बराबर है 4 बटा 2, तो x बराबर है 4 बटा 2 आ जाता है, जो कि 2 के बराबर होता है। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूने 4, तो x बराबर है 2। अब इस x के इस मान को हम समीकरण नंबर 3 में रखते हैं या प्रतिस्थापित करते हैं, तो y बराबर है, समीकरण नंबर 3 था 13 नफी 2x बटा 3, तो x के स्थान पर हमने 2 रखा, वहाँ पर 2 गुणा x, तो y बराबर है 13 नफी 2 गुणा 2 जो कि 4 बन जाता है बटा 3 है, तो 13 नफी 4 बटा 3 9 बटा 3 आ गया, जो कि कैंसिल होने के बाद आ जाता है 3। इसलिए x बराबर है 2, y बराबर है 3 रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अब हम इसका अगला भाग करते हैं, 5वां भाग है, दिए गए रैखिक समीकरण हैं
वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3y बराबर है 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा है वर्गमूल 3x नफी वर्गमूल 8y बराबर है 0, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 से x या y की वैल्यू हम प्राप्त करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से अगर x की वैल्यू प्राप्त करें हम तो कैसे लिख सकते हैं इसको, वर्गमूल 2x बराबर है वर्गमूल 3y को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा 0 नफी वर्गमूल 3y, जो कि बन जाता है नफी वर्गमूल 3y। तो x बराबर है, क्योंकि x ज्ञात करना है हमने, तो वर्गमूल 2 यहाँ गुना कर रहा है x को, दूसरे पक्ष में जाके भाग करेगा नफी वर्गमूल 3y को, तो बन जाएगा x बराबर है नफी वर्गमूल 3 गुणा y बटा वर्गमूल 2, समीकरण नंबर 3। अब x के इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, क्योंकि ये जो मान है हमने x का समीकरण नंबर 1 से प्राप्त किया था। तो समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर हम प्राप्त करते हैं वर्गमूल 3 x के स्थान पर, यहाँ पर x था, x के स्थान पर नफी वर्गमूल 3y बटा वर्गमूल 2 रखते हैं, नफी वर्गमूल 8y बराबर है 0। तो ये बन जाता है वर्गमूल 3 गुणा माइनस वर्गमूल 3, क्योंकि वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 करेंगे हम तो हो जाता है 3, वर्गमूल 3 का वर्ग जो कि वर्गमूल 9 होता है, जो कि 3 के बराबर आ जाता है, वर्गमूल का निशान हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस इंटू माइनस 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 3y बटा वर्गमूल 2 नफी वर्गमूल 8y बराबर है 0। अब इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं कि y दोनों को गुणा कर रहा है, तो y हम दोनों से कॉमन ले सकते हैं और इधर बचता है नफी 3 बटा वर्गमूल 2 नफी वर्गमूल 8 गुणा y दोनों में कॉमन आ गया, पूरे को गुणा होगी y से, बराबर है 0। दिस इम्प्लाइज, अब दोनों का गुणनफल है, इसका मतलब एक टर्म इनमें से 0 होगी। इसका अर्थ हुआ नफी 3 बटा वर्गमूल 2 नफी वर्गमूल 8 बराबर है 0 होगा या y बराबर है 0 होगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि y ही 0 के बराबर होगा, क्योंकि नफी 3 बटा वर्गमूल 2 नफी वर्गमूल 8 जो है 0 के बराबर नहीं है। अब समीकरण नंबर 3 में y बराबर है 0 रखने पर इसका मतलब ये है कि y का मान 0 ही है, क्योंकि ये तो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए y बराबर है 0 रखते हैं हम समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 में y के स्थान पर अगर 0 रखते हैं तो वहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा, x आ जाएगा नफी वर्गमूल 3 गुणा y के स्थान पर 0 गुणा 0 बटा वर्गमूल 2 बराबर है 0। तो इसका अर्थ ये हो गया, जो कि x की वैल्यू भी कितनी आ गई, क्योंकि वर्गमूल 3 नफी 3 वर्गमूल 3 को हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही प्राप्त होगा, इसलिए x बराबर है 0, y बराबर है 0 रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अब इसका छठा पार्ट जो लास्ट पार्ट है उसको हल करते हैं। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है 3x बटा 2 नफी 5y बटा 3 बराबर है नफी 2, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, 6 आएगा, लघुत्तम समावर्त्य 6। तो यहाँ पर 2 से हम 6 को भाग करते हैं, 3 आएगा, उस 3 की ऊपर गुणा कर देंगे 3x को, 3 3 9x। यहाँ 3 से हम 6 को भाग करेंगे, 2 आएगा, 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, 2 5 10। तो ये बन जाएगा 9x माइनस 10y अपॉन 6, और 3 और 2 का जो एलसीएम लिया वो 6 आया, दोनों के हरों को हमने बराबर बना दिया 6 के बराबर। तो यहाँ 3 से गुणा होगी 6 बनाने के लिए, ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगी, क्योंकि 2 को हम 3 से गुणा करेंगे तभी 6 प्राप्त होगा, 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तभी 6 प्राप्त होगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे हम। तो इस प्रकार ये बन जाता है 9x नफी 10y बटा 6 बराबर है नफी 2, या 9x नफी 10y बराबर है नफी 2 गुणा 6 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, यहाँ भाग कर रहा था वहाँ गुणा करेगा, तो दिस इम्प्लाइज 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1, तथा
जो दूसरा समीकरण दिया है हमारे पास वो दिया है x/3 जमा y/2 बराबर है 13/6। या इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को जब हल करेंगे, बाएं पक्ष को हल करेंगे, दोनों में 3 और 2 का एलसीएम आता है लघुत्तम समवर्ती 6। इनको जोड़ देंगे, मतलब x/3 जमा y/2 को जब हम जोड़ेंगे, कब जोड़ सकते हैं? जब इनके हर को हम बराबर बनाते हैं लघुत्तम समवर्ती के बराबर। तो 6 कब बनेगा? जब यहाँ 3 को हम 2 से गुणा करते हैं, 3 गुणा 2, तो ऊपर भी 2 से गुणा होगी, 2x बन जाएगा। इधर 2 जो है हर है 2, इसको 3 से गुणा करेंगे तब 6 बनेगा, हर बराबर बन जाएंगे 6 के बराबर। तो ऊपर भी 3 से गुणा होगी क्योंकि यहाँ हमने 2 को गुणा की है 3 से, 2 3 6, और 3 से y की गुणा होगी 3y। 2x जमा 3y/6 बराबर है 13/6। या 6 को दूसरे पक्ष में ले जाएं, यहाँ भाग कर रहा था, 2x जमा 3y बराबर है 13/6 गुणा 6। दूसरे पक्ष में जाके 6 गुणा करेगा 13/6 को, 6 से 6 कैंसिल होगा, तो 2x जमा 3y बराबर है 13 बन जाएगा, जो कि समीकरण नंबर 2 है। अब इन समीकरणों को हम हल करते हैं, समीकरण नंबर 1 तथा 2 को। तो समीकरण नंबर 2 से 2x बराबर है 13 नफी 3y आता है, या x बराबर है 13 नफी 3y/2, ये प्राप्त करते हैं हम, क्योंकि 2 यहाँ गुणा कर रहा था, x को दूसरे पक्ष में जाके भाग करेगा, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 1 में क्योंकि 2 से हमने प्राप्त किया इस वैल्यू को, x के मान को, अब प्रतिस्थापित करेंगे हम समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में x बराबर है 13 नफी 3y पूरे का बटा 2, इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 था 9x नफी 10y बराबर है नफी 12। तो x के स्थान पर हमने ये वैल्यू यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दी समीकरण नंबर 1 में। तो 9 गुना जब हम गुणा करेंगे, 13 गुना 9 117, क्योंकि 9 ब्रैकेट के बाहर है, मतलब दोनों को गुणा करेगा, दोनों टर्म्स को जो ब्रैकेट के अंदर है। 13 गुना 9 117 नफी 9 गुना 3 27 नफी 27y पूरे का बटा 2 नफी 10y बराबर है नफी 12। लेकिन हम इनको अभी जोड़ नहीं सकते दोनों टर्म्स को, जब तक इनके हम एलसीएम, जब तक हम दोनों के हरों को बराबर नहीं बना देते। यहाँ हर 1 है, यहाँ 2 है। अब 2 बनाना है दोनों का हर, तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगी, 2 एकम 2। यहाँ भी पहले से 2 है तो 1 से गुणा हुई, 2 एकम 2, यहाँ 2 से हुई, तो 10y को भी 2 से गुणा करना पड़ेगी, क्योंकि हर में हमने 2 से गुणा की 2 बनाने के लिए। तो 10y की जगह यहाँ आ जाएगा 20y, तो ये बन जाएगा 117 नफी 27y, क्योंकि यहाँ 1 से गुणा हुई थी, ऊपर भी 1 से ही गुणा होगी, 117 नफी 2y वैसे ही रहेगा। नफी 10y के स्थान पर अब 2 से गुणा करते हैं, तो ये बन जाएगा नफी 20y। क्यों? क्योंकि यहाँ हर 1 था, 2 से गुणा करेंगे तो हर बराबर बन जाएंगे 2 के बराबर, तो ये बन जाएगा पूरे का बटा हो जाएगा 2, दोनों के हर बराबर बना दिए। तो 117 नफी 27y नफी 20y बराबर है नफी 12। इसको लिखते हैं हम 117 नफी 27y नफी 20y। अब इनको जोड़ सकते हैं, दोनों में हर 2 2 हैं, बटा 2 इस तरह से पहले से ही हमने एलसीएम लेके 2 बना दिया है हर इसका। तो 117 नफी 47y बराबर है नफी 12 गुना 2 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, वहाँ ये गुणा करेगा नफी 12 गुना 2, क्योंकि यहाँ भाग कर रहा था। तो 117 नफी 47y बराबर है बन जाएगा नफी 24 के। जब इसको हम हल करते हैं तो 117 लाइक टर्म्स को एक पक्ष में रखेंगे, y वाली जो टर्म है दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। तो 117 नफी 24 को इस पक्ष में ले जाते हैं, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और नफी 47y को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, वो भी प्लस का हो जाएगा। तो 117 जमा 24 बराबर है 47y। 117 जमा 24 हो गया 141 बराबर है 47y। 141 बटा 47 हो जाएगा, क्योंकि 47y को गुणा कर रहा है, हमने y का मान ज्ञात करना है। तो 47 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, भाग करेगा 141 को, y बराबर है 141 बटा 47, कट जाएगा 47 एकम 47, 47 तियाँ 141, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3।
अब इस मान को समीकरण नंबर 3 में y बराबर है 3 रखने पर ये बन जाएगा x बराबर है, समीकरण नंबर 3 था x बराबर है 13 नफी 3y बटा 2। 3y, y के स्थान पर हम रख रहे हैं इसमें 3, तो 13 नफी 3 गुणा 3 बटा 2, तो x बराबर है 13 नफी 9 बटा 2 जो कि 4 बटा 2, इसलिए x बराबर है कितना आ गया हमारे पास 2। इसका अर्थ ये हुआ कि x बराबर है 2 तथा y बराबर है 3 रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है।